हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जी के ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। शुरू करते हैं सेशन को। 4 सितंबर के सभी करंट अफेयर यहां पर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक एक फैक्ट, एक एक क्वेश्चन को समझेंगे। आराम से रिलैक्स होकर सेशन को देखिएगा। और क्रेजी जी के ट्रिक के एप्लीकेशन पर आपके लिए पीडीएफ अवेलेबल है, तो वहां से आप इसे कलेक्ट कीजिए। तब तक हम चलते हैं आज के करंट अफेयर के पहले क्वेश्चन पर। देखें, कपास किसान ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? कपास किसान एप्लीकेशन की बात की जा रही है। स्पेशली कपास के जो किसान हैं, जो फार्मर है, उनके उत्थान के लिए उन्हें एमएसपी का लाभ दिया जा सके, इसके उद्देश्य से इसे लॉन्च किया है भारत के टेक्सटाइल मिनिस्टर ने। अब अगर हम इंडिया के टेक्सटाइल मिनिस्टर की बात करें तो ये वर्तमान में गिरिराज सिंह है। तो इन्होंने कपास किसान एप्लीकेशन को हाल ही में लॉन्च किया। देखिए, उद्देश्य क्या है एप्लीकेशन का? एक प्लेटफॉर्म है, एक एप्लीकेशन है। कॉटन की खरीद को डिजिटलाइज करना इस एप्लीकेशन को लॉन्च किए जाने का मुख्य उद्देश्य है। काफी सारे प्रोग्राम से डिजाइन किए गए हैं एप्लीकेशन के माध्यम से। एप्लीकेशन कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा डेवलप किया गया है और लॉन्च किया यूनियन टेक्सटाइल मिनिस्टर गिरिराज सिंह ने। कुछ फैसिलिटीज दी गई हैं कॉटन के जो किसान हैं उनको। जैसे देखिए, कोई भी किसान खुद रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। जो भी यहाँ पर आकर कपास बेचना चाहता है, अपनी कपास को सेल करना चाहता है, वो इस एप्लीकेशन पर रजिस्टर कर सकता है। अब यहाँ पर जो बायर्स होंगे वो आकर कपास खरीद सकते हैं किसी भी फार्मर से, जिससे भी अच्छे वैल्यू पर उनको कपास मिल पाएगी। और कपास की कैसी क्वालिटी है वो भी इस एप्लीकेशन पर पता चल जाएगा। जो किसान है, फार्मर है, वो यहाँ पर स्लॉट बुक कर पाएगा। ताकि देखिए क्या होता है, अगर मैन्युअली कहीं पर जाकर कपास बेचना है, कोई भी मार्केट है, तो वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ है, बहुत ज्यादा लोग हैं, इंतजार करना पड़ेगा। अब यहाँ पर डायरेक्ट स्लॉट बुकिंग करेगा एप्लीकेशन के माध्यम से, और केंद्र पर जाकर डायरेक्ट जब उसको स्लॉट दिया गया है टाइम का, उस वक्त जाकर वो कपास बेच सकता है। पेमेंट ट्रैक कर सकता है किसान। अपना जो पेमेंट आने वाला है इसको ट्रैक कर पाएगा इसी एप्लीकेशन के माध्यम से। और अलग अलग लैंग्वेजेस में क्योंकि ये एप्लीकेशन अवेलेबल है, तो आसानी से किसान इसको यूज कर पाएंगे किसी भी लोकल लैंग्वेज में भी। तो इस पर्टिकुलर जो एप्लीकेशन है, जो ऐप है, उसको नाम दिया गया है कॉटन की कपास किसान एप्लीकेशन। ठीक है। देखिए, यहां पर एक चीज और समझ में आती है कि जो भी किसान है वो एमएसपी पर अपने कॉटन को यहां पर बेच पाएंगे। ठीक है ना। अब एमएसपी को यहां पर समझे तो इसे कहा जाता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। वैसे तो मैं आपको काफी बार बता चुका हूं मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में। एक ऐसा मूल्य जिस पर जो केंद्र सरकार है या राज्य सरकार है किसानों से उनकी फसल को खरीदती है, ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है, डिसाइड कर दिया जाता है। और इसी पर पूरे मार्केट में वो उसी वैल्यू पर, मिनिमम उस रेट पर वो फसल बिकती है। अब क्या होता है, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो निकाला जाता है एक तो किसान की लागत, और इसमें ऐड किया जाता है उसके लाभ को, और इनको मिलाकर निकाला जाता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। और इस प्राइस पर जब किसान की फसल बिकती है तो उसे उसकी लागत भी मिल जाती है और उसको उसका प्रॉफिट भी मिल जाता है। तो केंद्र सरकार हर फसल सीजन में एमएसपी को जारी करती है। वैसे एमएसपी की सिफारिश कौन करता है जानते हैं? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, काफी एग्जाम में पूछा गया है कि एमएसपी की सिफारिश कौन करता है केंद्र सरकार को। तो कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस, इसे कहा जाता है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। वैसे ये 23 क्रॉप पर, है ना, एमएसपी की सिफारिश करता है केंद्र सरकार को। इसकी स्थापना एक एक्ट के माध्यम से की गई थी जिसका नाम है, ठीक है, यहां पर 1965 ईयर यहां पर मेंशन किया गया। 1965 में इसकी स्थापना की गई थी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चरल एंड फार्मर वेलफेयर के अंतर्गत। ओके, तो मिनिस्ट्री यहां पर इंपॉर्टेंट है। मिनिस्ट्री के अंतर्गत 1965 में स्थापित हुआ। 23 प्रकार की फसलें जो क्रॉप है उन पर एमएसपी, और एक गन्ना होता है शुगर केन, इस पर एफआरपी को जारी किया जाता है। कंफ्यूज मत होना, ये क्वेश्चन आता है जब भी पूछा जाता है कि एमएसपी कितनी फसलों पर, तो 23 फसलों पर। 7 टाइप की ग्रेन्स पर, 5 टाइप की पल्सेस दलहन फसलें, 7 टाइप की तिलहन फसलें, और 4 कमर्शियल क्रॉप पर एमएसपी को जारी किया जाता है। पॉज करके पढ़ लेना कौन कौन सी फसलें हैं।
एफआरपी की बात करें जो कि गन्ने पर जारी की जाती है, उसे फेयर एंड रिमनरेटिव प्राइस के नाम से जाना जाता है। तो ये एक और प्राइस है जो केवल गन्ने पर जारी होता है। तो इसे टोटल 24 क्रॉप हो जाती है, लेकिन एमएसपी 23 फसलों। ओके, तो हमारा क्वेश्चन जो था वो नॉर्मली कपास किसान एप्लीकेशन से था कि वो किस मिनिस्टर ने या किस के द्वारा लॉन्च किया गया। तो टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। टेक्सटाइल मिनिस्टर गिरिराज सिंह ने इसे लॉन्च किया। ठीक है, तो एमएसपी भी समझ में आ गई। अगर हम यहां पर बात करते हैं कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसने इस एप्लीकेशन को डेवलप किया है, तो इंडियन गवर्नमेंट का एक पीएसयूज है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत। कॉटन के ट्रेड, इसके अलावा इसकी खरीदी बिक्री, एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना, इसके लिए काम करना, ये कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का मुख्य कार्य है। रिसर्च और डेवलपमेंट को बढ़ावा देता है। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंतर्गत ही ये कार्य करता है। 1970 में इसकी स्थापना की गई थी और हेडक्वार्टर नवी मुंबई में देखने को मिलता है, मुंबई में। ठीक है, अगर इंडिया में कॉटन प्रोडक्शन करने वाले स्टेट की बात करें तो देखिए हाईएस्ट कौन करता है, ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जा सकता है। इंडिया में सबसे ज्यादा कपास का उत्पादन करता है गुजरात। इंडिया में जो 100% कपास का उत्पादन होता है ना एक साल में, उसमें से 27% गुजरात उत्पादित करता है। फिर आता है महाराष्ट्र 23% और फिर आता है तेलंगाना 16% तक। ये टॉप 3 है, इनको याद रखिए। भारत का पहला गिद्ध पोर्टल या फिर इसे कहा जा सकता है वल्चर पोर्टल किस राज्य ने लॉन्च किया है? देखिए, गिद्ध हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है, जो जैव विविधता है, उसका एक बहुत अभिन्न अंग है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं गिद्ध। अब इनके संरक्षण के लिए जरूरी है कि इनको ट्रैक किया जाए, इनके बारे में रिसर्च की जाए, इनके प्रजनन को बढ़ावा दिया जा सके। इसलिए इंडिया का पहला गिद्ध पोर्टल लॉन्च करने का श्रेय दिया जाता है असम राज्य को। पूर्वोत्तर का राज्य है असम, इसने हाल ही में वल्चर पोर्टल लॉन्च किया। अब देखिए पोर्टल को जो नाम दिया गया ना, द वल्चर network.org, इसको नाम दिया गया। अब देखिए पोर्टल को दो फाउंडेशन या एक फाउंडेशन है और एक यूनिवर्सिटी है, गुवाहाटी यूनिवर्सिटी और जो फाउंडेशन है वी फाउंडेशन, इन दोनों ने मिलकर तैयार किया है। असम राज्य में इसे लॉन्च किया गया। अब इसका उद्देश्य जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि वल्चर के बारे में सारी की सारी साइंटिफिक नॉलेज, जितना भी बेसिक इंफॉर्मेशन वल्चर के बारे में है जिससे उनको सेव किया जा सकता है, वो सारी इंफॉर्मेशन इस पोर्टल पर मिल जाएगी। इसके अलावा इस पोर्टल को यूज करके वल्चर्स पर रिसर्चर रिसर्च कर पाएंगे, इनके कंजर्वेशन के लिए काम किया जा सकेगा। तो ऑल ओवर कलेक्टिवली काफी सारे उद्देश्य हैं वल्चर पोर्टल को लॉन्च किए जाने के, और इसे लॉन्च करने का श्रेय दिया जाता है असम सरकार को। असम ने पहली बार इस तरीके का कोई पोर्टल लॉन्च किया। वल्चर पोर्टल पूरे इंडिया में पहली बार असम लेकर आया, क्योंकि इनकी आबादी लगातार जो गिद्ध है ना घटती जा रही है, और जो हमारा फूड साइकिल है, जो चक्र है, उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वल्चर। तो इसीलिए इनको प्रोटेक्ट किया जाना जरूरी है। वी फाउंडेशन वैसे एक यूनिवर्सिटी है, दूसरा फाउंडेशन है। फाउंडेशन की बात करें तो एक एनजीओ ही है जो कि कोलकाता बेस्ड है, कोलकाता से काम करता है। 2011 में इसकी स्थापना की गई। ठीक है, हमारे लिए फाउंडेशन से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वल्चर पोर्टल को लॉन्च करने वाला पहला राज्य को, तो ये हो जाता है असम। आगे, इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी हर साल कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी ये हर साल मनाया जाता है 5 सितंबर को, मतलब कल मनाया जाएगा। ओके, 5 सितंबर को मदर टेरेसा है ना, एक बहुत ही फेमस समाज सेविका है मदर टेरेसा, इनका निधन हुआ था, इनकी मृत्यु हुई थी। तो इनके निधन वाले दिन की याद में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2012 में घोषित किया था, 2012 में शुरुआत की थी इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी को मनाए जाने की। तो 5 सितंबर को तब से ये हर साल मनाया जा रहा है, 2012 से कंटिन्यू है। पूरी दुनिया में चैरिटी को प्रमोट करना, चैरिटी को बढ़ावा देना, इसके लिए अवेयरनेस फैलाना, क्योंकि काफ़ी सारे गरीब तबके ऐसे हैं जिनको एजुकेशन की, फूड की, है ना, इनकी ज़रूरत होती है, और उनके लिए चाहिए होता है पैसा। तो ऐसे लोग जिनके पास एक्स्ट्रा मनी है, जिनके पास पैसा ज़्यादा है, वो चैरिटी करें ताकि इनको संरक्षित किया जा सके। एजुकेशन को जो गरीब लोगों की गरीब देशों में संरक्षित किया जा सके, इसके लिए चैरिटी को प्रमोट करना ऑल ओवर उद्देश्य हो जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी।
तो हर साल मनाया जाता है 5 सितंबर को। हाँ, किसकी पुण्यतिथि है? तो ये मदर टेरेसा की पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, मदर टेरेसा एक अल्बानियन मूल की एक कैथोलिक नन थी जिन्होंने आखिरी समय अपना इंडिया में गुजारा है। तो अल्बानियन इंडियन कैथोलिक नन, समाज सेवा के लिए काफी जाना जाता है इनको। इवन इनका जो समाज सेवा के लिए योगदान है उसके लिए इन्हें नोबेल पीस प्राइज दिया जा चुका है 1979 में। इंपॉर्टेंट ईयर है, याद रखिएगा। तो मदर टेरेसा को नोबेल पीस प्राइज दिया गया 1979। इसके पहले रेमन मैग्सेसे पीस प्राइज भी दिया गया था 1962 में मदर टेरेसा। और इन्हीं की पुण्यतिथि 5 सितंबर इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी के रूप में मनाई जाती है। ठीक है, नोबेल प्राइज याद रखिएगा, ये सारे पूछे जाते हैं। तो ये मदर टेरेसा को कब मिला? 1979। आप सभी को ऑफर ऑफ द डे बता देता हूं। आप सभी के लिए ल्यूसेंट स्टैटिक जीके अवेलेबल है। यहां पर देखिए, ल्यूसेंट में जितना भी जीएस है वो आपको यहां पर कवर किया गया है। इसके अलावा काफी सारे एडिशनल फैक्ट आपको यहां पर देखने को मिलेंगे जो कि आपको एग्जाम में काफी हेल्प करेंगे। तो आप इसे ज्वाइन कीजिए, आपको प्रिंटेबल पीडीएफ भी मिल जाएगा बाइलिंगुअल, और साथ ही साथ वीडियो लेक्चर भी यहां पर मिल जाएंगे ल्यूसेंट स्टैटिक जीके के इस कोर्स में। प्रैक्टिस टेस्ट भी आप लगा सकते हैं काफी अफोर्डेबल प्राइस में, अभी के लिए आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, हेल्पलाइन नंबर भी है, कोई भी हर्डल है, कोई भी आपका डाउट है तो आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर लीजिए। ठीक है, तो ज्वाइन कीजिए, डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दे दी है। और क्रेजी जी के ट्रिक एप्लीकेशन को चेकआउट जरूर कीजिए। तब तक हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। आइए, कृषि खाद्य निर्यात को बढ़ावा देने के लिए भारतीय इनिशिएटिव किसके द्वारा शुरू किया गया? तो कृषि खाद्य निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, जो एग्री फूड एक्सपोर्ट है, इसको बढ़ावा देने के लिए एक इनिशिएटिव की शुरुआत की गई है। इसका नाम है भारतीय इनिशिएटिव। और इसकी शुरुआत का श्रेय किसको दिया जाएगा? जो कि ऐसे फूड प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने के लिए जिम्मेदार संस्था है, भारतीय कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण। इसका इसे कहा जाता है एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, शॉर्ट में एपिडा। तो इसने एक भारतीय इनिशिएटिव को लॉन्च किया है। अब देखिए, इनिशिएटिव की शुरुआत का अगर कारण देखिए, उद्देश्य देखिए कि उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य आपको समझ में आएगा कि जो प्रोसेस्ड फूड है उसको बढ़ावा देना, उसके एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। इसके लिए ये जो संस्था है सो एग्री फूड स्टार्टअप को सपोर्ट करेगी फाइनेंशियली। जो एग्री फूड होता है, एग्रीकल्चर फूड होते हैं, तो ऐसे एग्री फूड स्टार्टअप्स को सपोर्ट करेगी और भारत के एग्री फूड एक्सपोर्ट को 2030 तक $50 बिलियन तक बढ़ाने का इसका लक्ष्य है। इसके तहत एपिडा की वेबसाइट से 100 स्टार्टअप को चुना जाएगा। जो भी अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे, इससे 100 स्टार्टअप को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, उनको चुना जाएगा। उन्हें मार्केट एक्सेस देने के लिए, एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए 3 मंथ की पहले तो ट्रेनिंग दी जाएगी, स्किल सिखाई जाएगी, स्टार्टअप को एआई बेस्ड टेक्नोलॉजी सिखाई जाएगी, और उनको अगर फाइनेंशियल हेल्प लगती है तो उनको फाइनेंशियली हेल्प भी किया जाएगा, ताकि प्रोसेस्ड फूड, जो एग्री फूड है, उसके एक्सपोर्ट में ये स्टार्टअप आगे योगदान कर सके। तो ये भारतीय इनिशिएटिव है जो कि लॉन्च किया है एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी ने। एक स्टेचुरी बॉडी है, मतलब पार्लियामेंट में एक्ट के माध्यम से इसका निर्माण किया गया है। इंडिया में एग्रीकल्चरल और प्रोसेस्ड फूड को बढ़ावा देना, इसके एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना इस संस्था का मुख्य उद्देश्य है। शॉर्ट में से कहा जाता है एपिडा। ठीक है, और अगर इसकी स्थापना की बात करते हैं तो 1986 में स्थापना, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसके अध्यक्ष के पद पर अभिषेक देव देखने को मिलते हैं, और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत ये संस्था पर्टिकुलर काम करती है। आगे चलें, सशस्त्र सीमा बल के डायरेक्टर जनरल किसे नियुक्त किया गया है? अच्छा, सशस्त्र सीमा बल की अगर हम बात करते हैं तो ये जो हमारा फोर्स है, स्पेशली 2 बाउंड्री पर बहुत ही अच्छा काम करता है। 2 बाउंड्री, एक तो भूटान और नेपाल, इनकी सीमा पर सुरक्षा की जिम्मेदारी सशस्त्र सीमा बल की। रिसेंटली इसके नए डायरेक्टर जनरल के रूप में अपॉइंट किए गए हैं संजय सिंघल। ओके,
तो संजय सिंघल की बात करते हैं, सशस्त्र सीमा बल के डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किए गए। अभी तक इस पद को होल्ड कर रहे थे एएम प्रसाद, इनको रिप्लेस किया है संजय सिंघल ने। तो आंसर ले लेते हैं, आंसर हो जाएगा आंसर, ठीक है। एसएसबी जैसा कि मैंने आपको बताया, नेपाल और भूटान के लिए स्पेशली जो इंडिया की बाउंड्री लगती है वहां पर सिक्योरिटी के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए एसएसबी काम करता है। एक सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है, और आपको पता होना चाहिए जो आर्म्ड पुलिस फोर्स होती है वो होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है इंडिया में। तो ऐसे काफ़ी सारी है, ऐसे काफ़ी सारे अर्धसैनिक बल भी है, आईटीबीपी जैसी जो हमारे पास फोर्स है वो भी काम करते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत एसएसबी काम करता है। 1963 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। नेपाल और भूटान की बाउंड्री जो इंडिया की लगती है वहां पर सिक्योरिटी के लिए यह संस्था जिम्मेदार। डायरेक्टर जनरल कौन अपॉइंट किए गए? संजय सिंघल अपॉइंट किए गए डायरेक्टर जनरल। नारियल किसानों के लिए वित्तीय सहायता बढ़ाने वाला नारियल विकास बोर्ड का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित? तो नारियल विकास बोर्ड, ठीक है, जो अभी वर्तमान में काफी सुर्खियों में है, कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड। इसने क्या किया है, ऐसे किसान जो कि नारियल के पेड़ लगाते हैं, नारियल का उत्पादन करते हैं, उनके लिए काफी सारी चीजें, मतलब फाइनेंशियल हेल्प को बढ़ाया है। पहले हम ये देख लेते हैं कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड नाम से ये तो समझ में आ जाएगा कि दक्षिण भारत में। तो दक्षिण भारत में ये देखने को मिलेगा केरल के कोच्चि में। कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड कहां पर है? केरल के कोच्चि में। इसने, देखिए अभी क्या हुआ था कि वर्ल्ड कोकोनट डे था 2 सितंबर को, वर्ल्ड कोकोनट डे मनाया गया परसों। अब इस वक्त कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड ने जो कोकोनट फार्मर्स से जो कोकोनट का उत्पादन करते हैं उनके लिए काफी सारी फाइनेंशियल हेल्प शुरू की है, काफी सारा फाइनेंशियली उनको एड ऑन दिया है, पहले से भी दे रहा था लेकिन काफी सारे और फाइनेंस को ऐड किया है कोकोनट फार्मर्स के लिए। देखिए अभी जो वर्ल्ड कोकोनट डे मनाया गया, पहले उसकी थीम देख ले तो अनकवरिंग कोकोनट्स पावर इंस्पायरिंग ग्लोबल एक्शन, ये वर्ल्ड कोकोनट डे की थीम है। अब बात करते हैं कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड ने फाइनेंशियल हेल्प कैसे बढ़ाई है। तो देखिए इस साल दक्षिण भारत में 2.5 लाख कोकोनट के पौधे लगाने का प्लान है। इस साल जो फसल सीजन आएगा, एक पौधे लगाने के लिए पहले किसानों को 4 रुपए की मदद दी जाती थी, इसको सीधा बढ़ाकर कर दिया गया है 45 रुपए पर ट्री या पौधा, ताकि जो नारियल फार्मर है, जो नारियल के किसान है, कोकोनट फार्मर है, उनको बढ़ावा दिया जाए। इसके अलावा जो पुराने और कम प्रोडक्शन वाले पेड़ हैं उनको काटकर नए पौधे लगाने के लिए 40 रुपए पर पेड़ पहले दिया जाता, जो अब बढ़ाकर 350 रुपए पर ट्री या पौधा किया गया। ये काफी, मतलब जंप दिखाया है, काफी बड़ी फाइनेंशियल हेल्प की गई है ताकि जो कोकोनट फार्मर है दक्षिण भारत में उनको फाइनेंशियल हेल्प की जा सके और जो नारियल का प्रोडक्शन गिरता जा रहा है उसको कवर किया जा सके। तो ये कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड है, एक स्टेचुरी बॉडी है, जैसा कि मैंने आपको बताया एक्ट के माध्यम से इसकी स्थापना की गई थी। कोकोनट सेक्टर को इंडिया में बढ़ावा देना इसका मुख्य कार्य, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंतर्गत ये कार्य करता है। स्थापना की गई थी 1981 में और केरला के कोच्चि में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है, ठीक है। आगे आ जाए। करम पर्व मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? करम पर्व ये हमें जो इंडिया के मिड में जो स्टेट है वहां पर देखने को मिलता है, स्पेशली वहां पर जहां पर ट्राइबल कम्युनिटी काफी ज्यादा है। तो अगर हम इन चारों ऑप्शन में से देखते तो मिड में हमको देखने को मिलता झारखंड। तो इन 4 ऑप्शन में से झारखंड में मनाया जाता है करम पर्व। ओके, देखिए झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और वेस्ट बंगाल, ओडिशा, असम, यहाँ पर जो ट्राइबल कम्युनिटी है वो इस फेस्टिवल को मनाती है। एक हार्वेस्ट फेस्टिवल के रूप में ट्राइबल्स में मनाया जाता है और प्रकृति की पूजा की जाती है और साथ ही साथ प्रकृति को धन्यवाद देने के लिए उनके जो लोक देवता है उनकी पूजा की जाती है। जैसे करम देवता की पूजा की जाती है जो माना जाता है शक्ति, युवा, जो यूथ है, जो आयु है, उसके देवता माने जाते। तो जनजातियों के अलग अलग ट्राइबल कम्युनिटी में तो इनकी भी पूजा की जाती है। और हर साल ये जो त्योहार है ये भाद्रपद महीने की जो शुक्ल पक्ष में एकादशी आती है जो कि कल थी, मतलब 3 सितंबर को ये मनाया गया।
तो करम पर्व है, ये करम फेस्टिवल के नाम से जाना जाता है। असम, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, और अगर दूसरी कंट्री में देखें तो बांग्लादेश में भी कुछ कम्युनिटी ऐसी है जो कि इसको मनाती है, क्योंकि वो वेस्ट बंगाल से लगी हुई है। ठीक है, तो मिड का जो शहर हमको देखने को मिला था ऑप्शन में, वो देखने को मिला था झारखंड। तो झारखंड में ये मनाया जाता है। वहाँ की जो लोकल कम्युनिटी है वो काफ़ी मनाती है इसको। फॉर एग्जांपल मुंडा हो, उराव, और ऐसी काफ़ी सारी कम्युनिटी, ट्राइबल कम्युनिटी है सारी। देखिए, जो तैयार किए जाते हैं वहाँ, जो भी ट्राइबल कम्युनिटी की जो युवतियाँ हैं, उनके द्वारा 7 से 9 दिन तक अलग अलग बीज, चावल, गेहूं, जौ, मक्का, है ना, इनको, इनकी देखभाल की जाती है, इनको तैयार किया जाता है। एक तो जंगल में एक उनका पवित्र वृक्ष मिलता है, उसकी पूजा की जाती है। इसके अलावा गांव के पुजारी ये पूजा करते हैं, जब वृक्ष की लकड़ी को लाया जाता है कम्युनिटी के बीच में, तो अनाज और इस लकड़ी की पूजा की जाती है। और महिलाएं एक डांस करती है, इसको कर्मा डांस कहा जाता है। तो मोस्टली जो हमें देखने को मिलता है वो ट्राइबल कम्युनिटी में ये फेस्टिवल देखने को मिलता है। ठीक है, झारखंड के ही अदर फेस्टिवल में एक सरहुल फेस्टिवल बहुत फेमस है। इसकी आई थिंक हमने बात भी की थी। इसमें साल वृक्ष की पूजा की जाती है ना, ये भी पवित्र वृक्ष है जनजातियों का। फिर नावाखानी, एक नई फसल के लिए पूजा की जाती है। नई फसल, सूर्य देवता और पूर्वजों को रिस्पेक्ट देने के लिए नई फसल के तौर पर नए धान आने के समय नावाखानी फेस्टिवल मनाया जाता है झारखंड में। और एक भक्ता परब, यह फेस्टिवल भी हमें ट्राइबल में देखने को मिलता है झारखंड में। वहां पर उनके जो लोक देवता है उनकी पूजा की जाती है। तो ये अदर फेस्टिवल है, करम पर्व के अलावा, इनको भी याद रखिए, झारखंड में ही मनाए जाते। आंध्र प्रदेश में ऑपरेशन स्वर्ण किस नदी के पुनर्जीवन के लिए शुरू किया गया? आंध्र प्रदेश में एक नदी बहती है, जो कि आंध्र प्रदेश में एक छोटी नदी है। इसके लिए एक ऑपरेशन चलाया है आंध्र प्रदेश की एक लोकल गवर्नेंस। इसका नाम है ऑपरेशन स्वर्ण। और ये ऑपरेशन शुरू किया गया आंध्र प्रदेश में बहने वाली स्वर्णमुखी नदी के पुनर्जीवित किए जाने के लिए। ठीक है, ऑपरेशन स्वर्ण की शुरुआत की गई है आंध्र प्रदेश में। स्वर्णमुखी रिवर को फिर से रिवाइव किया जा सके, उससे पुनर्जीवित किया जा सके, इसके लिए तिरुपति अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया, इस ऑपरेशन को लॉन्च किया गया। ऑपरेशन का जो नाम है वो नदी के नाम पर ही रखा गया है, ऑपरेशन स्वर्ण, और नदी का नाम है स्वर्णमुखी रिवर। इसको रिवाइव किया जाएगा, पुनर्जीवित किया जाएगा। आसपास जो इंक्रोचमेंट है, जो अवैध कब्जे हैं, अतिक्रमण है, उनको खत्म किया जाएगा। जो अवैध कंस्ट्रक्शन है उनको हटाया जाएगा, और नदी के फ्लो को सही करने की कोशिश की जाएगी, जो भी कब्जा हुआ है उसको हटाकर, ताकि इस नदी को पुनर्जीवित किया जा सके। तो स्वर्णमुखी रिवर आंध्र प्रदेश में बहती है। आंध्र प्रदेश की एक ऐसी नदी है जो कि किसी की भी ट्रिब्यूटरी नहीं है। इसका उद्गम होता है आंध्र प्रदेश के तिरुपति डिस्ट्रिक्ट में, ईस्टर्न घाट एरिया में। ईस्टर्न घाट एरिया में एक पर्वत क्षेत्र देखने को मिलता है, पकाला। यहां से तिरुपति डिस्ट्रिक्ट में इसका उद्गम होता है। केवल 130 किलोमीटर का इसका बहाव क्षेत्र है, और ये पूर्व की तरफ बहते हुए बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। इस पर आंध्र प्रदेश में एक बहुत ही फेमस डैम है जिसका नाम है कल्याणी डैम। 1977 में बना था। तो ये इस नदी का सबसे इंपॉर्टेंट डैम है, स्वर्णमुखी रिवर। आंध्र प्रदेश में इसका बहाव। विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहां किया जा रहा है? आई थिंक इसकी बात हमने पहले भी एक बार की थी। वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप, इसका पहला ही एडिशन 2025 में आयोजित किया जा रहा है। यह आज शुरू होगा 4 तारीख को। इसका आयोजन किया जा रहा है यूके के लिवरपूल नाम के शहर में, यूनाइटेड किंगडम में आयोजित किया जाएगा। वर्ल्ड बॉक्सिंग इसका आयोजन करवाएगी। पहली बार ही इसका आयोजन किया जा रहा है। 4 सितंबर को आज शुरू होगा और 14 सितंबर तक यूके के लिवरपूल में आयोजित किया जाएगा। 20 मेंबर्स इंडिया की तरफ से, इंडिया ने इस बॉक्सिंग चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करने के लिए 20 मेंबर का दल भेजा, टीम भेजी। पहला एडिशन है। डिसाइड किया गया है कि 2 साल में एक बार इसका आयोजन होगा। अगला आयोजन मतलब 2027 में किया जाएगा। तो अभी जो पहला एडिशन है वो यूके के लिवरपूल में आयोजित किया जा रहा है। वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन कौन करवा रहा है? वर्ल्ड बॉक्सिंग। पूरे वर्ल्ड में बॉक्सिंग खेलों को गवर्न करने वाली संस्था है। ओके, 2023 में ही इसकी स्थापना की गई थी। हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के ल्यूसाने में है।
118 मेंबर कंट्रीज है इसकी सदस्य, और बोरिस वैन डेर वॉस्ट इसके प्रेसिडेंट के पद पर है। वर्ल्ड बॉक्सिंग हेडक्वार्टर कहाँ है? स्विट्जरलैंड के ल्यूसाने। तो ये आयोजन करवा रहा है वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप का पहला एडिशन यूके के लिवरपूल में आज शुरू। जब ये खत्म हो जाएगा तो हम मेडल टेली की बात कर लेंगे, और इंडिया से अगर कोई जीतेगा तो हम उनकी बात करेंगे। आगे लास्ट क्वेश्चन, प्रतिष्ठित आगा खां पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? आगा खां अवार्ड, ये अवार्ड दिया जाता है, वर्ल्ड में काफी फेमस है, और ये दिया जाता है आर्किटेक्चर के क्षेत्र में। जो वर्ल्ड के बहुत ही मतलब क्रिएटिव या बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही बड़े जो आर्किटेक्ट प्रोजेक्ट चल रहे हैं ना, उन प्रोजेक्ट को दिया जाता है आगा खां अवार्ड। तो आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिया जाता है इस साल। और यहां पर इंपॉर्टेंट ये भी कि 3 साल में एक बार देते हैं, मतलब काफी रेयर आता है, 3 साल में एक बार आता है आगा खां अवार्ड आर्किटेक्चर के क्षेत्र में। अब देखिए 7 आर्किटेक्चर प्रोजेक्ट जो वर्ल्ड के अलग अलग देशों में चल रहे हैं, ऐसे 7 प्रोजेक्ट को आगा खां अवार्ड दिया गया 2025 में। अब देखिए एक एक प्रोजेक्ट का नाम तो ले नहीं पाएंगे और ना तो उसको याद करने की जरूरत है, तो केवल इतना याद रखेंगे कि 7 प्रोजेक्ट को दिया गया है और 6 अलग अलग देशों में ये प्रोजेक्ट चल रहे हैं। इनमें से ईरान में 2 प्रोजेक्ट चल रहे हैं जिनको यह अवार्ड दिया गया, और बाकी सभी देशों में एक एक। तो ईरान, बांग्लादेश, चाइना, इजिप्ट, पाकिस्तान और फिलिस्तीन, इन 6 देशों के 7 प्रोजेक्ट को दिया गया आगा खां अवार्ड आर्किटेक्चर प्रोजेक्ट को। ठीक है, अवार्ड के तहत 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि दी जाती है। अवार्ड इंडिया में भी 6 बार जीता जा चुका है, मतलब 6 अलग अलग जो आर्किटेक्चर प्रोजेक्ट है, ऐसे 6 अवार्ड आज तक इंडिया में ये अवार्ड जीत चुके। आपके दिमाग में आएगा सर देता कौन है, अवार्ड क्या है? तो आगा खां अवार्ड, अगर हम इसकी बात करते हैं तो आगा खां डेवलपमेंट नेटवर्क के द्वारा ये दिया जाता है। 1977 में इस अवार्ड की शुरुआत की गई थी। अब ये संस्था कहां से काम करती है? तो अगर संस्था की बात करते हैं, आगा खां डेवलपमेंट नेटवर्क जो कि आगा खां अवार्ड दे रहा है आर्किटेक्चर प्रोजेक्ट को आर्किटेक्चर के क्षेत्र में, यह संस्था पर्टिकुलर वर्ल्ड लेवल पर काम करती है और इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। एक एनजीओ की तरह, एक इंटरनेशनल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरह ये काम करता है। पूरे वर्ल्ड में पॉवर्टी को खत्म करना, हेल्थ इंप्रूवमेंट को बढ़ावा देना, स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देना, एजुकेशन सिस्टम को बढ़ावा देना, एनहेंस करना, और जो लिविंग स्टैंडर्ड है पूरे वर्ल्ड में लोगों का उसको बढ़ाना, स्पेशली ऐसे देशों में जो कि गरीब हैं और जहां पर भूखमरी और ऐसी समस्याएं ज्यादा है। तो इन देशों में यह संस्था काम करती है, आगा खां डेवलपमेंट नेटवर्क। 1967 में इसकी स्थापना की गई, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है, और इसके स्थापना के 10 साल बाद मतलब 1977 में इसने शुरू किया आगा खां अवार्ड आर्किटेक्चर प्रोजेक्ट को दिया जाता। ठीक है, तो 2025 में 7 प्रोजेक्ट को दिया गया 6 अलग अलग देशों के, 3 साल में एक बार दिया जाए। डन। तो ये 4 सितंबर के हमारे सभी करंट अफेयर हो जाते हैं। डिटेल में हमने डिस्कस कर लिया, एक एक फैक्ट को समझा, एक एक क्वेश्चन को समझा। अब हम बात कर लेते हैं लास्ट डे के करंट अफेयर के रिवीजन की। ठीक है, आइए रिवाइज करते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर। तियानजिन में आयोजित, तियानजिन चाइना में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन प्लस बैठक में ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव किस देश द्वारा शुरू किया गया? तो चाइना में आयोजित किया गया, मतलब ये इनिशिएटिव भी चाइना ने शुरू किया है। भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित माइक्रो प्रोसेसर चिप का क्या नाम है? तो इसको नाम दिया गया है विक्रम। 20वें ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी समिट का आयोजन कहां किया जा रहा है? तो इसका आयोजन किया जा रहा है नई दिल्ली, भारत की राजधानी में। फिर भारत के 29वें महालेखाकार नियंत्रक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये TCA कल्याणी अपॉइंट किए गए। बाल वाटिका टीवी चैनल और दीक्षा 2.0 इनिशिएटिव किस संस्था के द्वारा शुरू किए गए? तो इस इनिशिएटिव को शुरू किया है NCERT, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग के द्वारा। फिर भारत और अमेरिका के बीच में सैन्य अभ्यास, युद्ध अभ्यास के 21वें एडिशन का आयोजन कहां किया जा रहा है? तो यह किया जा रहा है अलास्का के फोर्ट वेनराइट नाम के जगह पर। बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी किस देश के द्वारा की जाएगी? तो यह मेजबानी की जाएगी 2026 में
इंडिया के द्वारा। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक समुदायों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और प्रबंधित करने का जो फंडामेंटल राइट है वो आर्टिकल 30 में दिया गया है। फिर अन्नपूर्णा योजना जो कि स्वच्छता कर्मियों के लिए शुरू की गई है, फाइनेंशियल हेल्प के लिए, कहां पर शुभारंभ किया गया? कर्नाटक के बेंगलुरु में। और हाल ही में यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड ने लैंगिक समानता के लिए किसे अपना ऑनररी ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त की गई कृति सेनन, फिल्म अभिनेत्री, है ना। ये सारे करंट अफेयर कल के सेशन के रिवाइज हो जाते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर ले लेते हैं हम। तो पहला क्वेश्चन हमारा था टेलीफोन का आविष्कार किसने किया है? तो टेलीफोन का आविष्कार किया है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में कुल कितनी धाराएं हैं? तो टोटल 4 पार्ट में 26 सेक्शन देखने को मिलते हैं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में। कामायनी महाकाव्य के रचनाकार कौन है? तो इसके ऑथर हैं जय शंकर प्रसाद, कामायनी महाकाव्य। ठीक है, तो ये हमारे आंसर हो गए तीनों क्वेश्चन के, क्वेश्चन ऑफ द डे के। अब आज के क्वेश्चन ऑफ द डे जिसका आंसर कीजिएगा कमेंट में। संसद के दोनों सदनों का जॉइंट सेशन कौन बुलाता है? ठीक है, पहला क्वेश्चन। और किस आर्टिकल के तहत बुलाया जाता है ये भी कमेंट करना। 1905 में बंगाल के विभाजन के समय इंडिया का वायसराय कौन? और संसद में शून्य काल की अवधारणा किस देश की देन है या हमने कहां से अडॉप्ट किया? तीनों क्वेश्चन को आंसर कीजिए कमेंट में। सेशन पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करके जाइएगा। एप्लीकेशन को चेकआउट कीजिएगा क्रेजी जीके ट्रिक की। ऑफर ऑफ द डे की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहां पर अवेल कीजिए। ठीक है, और कोई भी आपका सजेशन है डेली करंट अफेयर को लेकर, लेक्चर को लेकर, वीडियोस को लेकर, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आपके सारे कमेंट हमारी टीम बिल्कुल पढ़ती है, मैं भी सारे कमेंट पढ़ता हूँ आपके, अधिकतर स्टूडेंट के देखता हूँ। फिर कभी अगर टाइम नहीं मिलता है तो हमारी टीम जो सपोर्ट टीम है वो बिल्कुल आपके कमेंट पर ध्यान रखती है। तो अगर आपको कोई भी सजेशन है तो बिल्कुल आप कमेंट कीजिए, हमारी सपोर्ट टीम आपकी मदद कर देगी। और इसके अलावा कोई भी आपका जो सजेशन होगा उसमें फिर यहाँ पर उसको एड ऑन कर लेंगे अगर आपका आइडिया पसंद आता है। ठीक है, तो इन तीनों क्वेश्चन का आंसर जरूर कीजिएगा। कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। ख्याल रखिए अपना। जय हिंद, जय भारत।